हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 12 पादपों में जनन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में देखा था। अगले वीडियो में कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है। तो बीजों के उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल जो होते हैं वह कम अवधि में ही आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बीजों से उगाते हैं कोई पौधा या पादप, तो वो हमें 10 से 15 सालों में, अगर बड़ा पेड़ हो तो 10 या 15 सालों में हमें फल या पुष्प देता है। लेकिन अगर हम कायिक प्रवर्धन द्वारा कोई पादप को उगाते हैं तो वो हमें कम अवधि में ही फल देने लगेगा। जैसे आम का पेड़ मान लो, अगर हमने उसको गुठली से उगाया तो वह 10 या 15 साल लगाएगा हमें नया आम देने के लिए, फल देने के लिए। लेकिन अगर हमने उसी का कायिक प्रवर्धन से नया पादप बनाया, उसकी कलम बनाई, तो वो हमें सिर्फ 3 सालों में ही फल देने लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि वो हमें कम अवधि में ही फल और पुष्प देने लगता है। ठीक है, और हमारे जो गार्डन में नए नए फूलों के पौधे लगाए जाते हैं, पुष्प के पौधे लगाए जाते हैं, उसकी भी हम अगर कलम बना लें तो वो भी हमें कम अवधि में पुष्प देने लगेंगे। ठीक है, तो यह उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा उसका यह है कि वह जो नया पादप होता है वो उसकी जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। समझे? पहला फ़ायदा यह है कि वो हमें कम अवधि में पुष्प और फल देते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि नया पौधा, नया पादप जो है वो जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि है। जनक माने पिता। पिता मतलब हम जब नई कलम बनाते हैं तो क्या करते हैं, किसी अच्छे और तंदुरुस्त पौधे जिस पर मीठा आम आता हो, जैसे उदाहरण के लिए कोई एक वृक्ष है जो मीठा आम देता है, बहुत अच्छा आम देता है, बड़ा आम देता है या बड़ा फल देता है, तो हमें हमें उसकी शाखा को अच्छे से काटना है और उसकी कलम बना लेना है और उसकी कलम से हमें एक नया पौधा प्राप्त करना है। तो हमें वो जो नया पौधा प्राप्त होगा, नया पादप प्राप्त होगा, वो अद्दल अपने जनक जैसा, मतलब जिस पेड़ से हमने उसकी कलम काट कर ली थी, अद्दल उसके जैसा ही हमें एक नया पादप मिलेगा। मतलब कि वह अपने जनक की यथार्थ प्रतिलिपि होगा। समझ में आया आपको? उसके विपरीत लैंगिक जनन, मतलब बीज द्वारा जो जनन हम नया पौधा प्राप्त करते हैं, उसमें उत्पन्न होने वाले पादप में उसके माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन क्या है? तो यह भी एक अलैंगिक जनन का भाग है। किस तरह से? तो देखिए, आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है। ईस्ट ईस्ट जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड में फर्मेंटेशन करते हैं, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही हम देख सकते हैं। हम अपनी नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। मतलब ईस्ट जो है वो कुछ ही घंटों में अपनी वृद्धि कर सकते हैं और वह वृद्धि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जनन कर सकते हैं, अपने जैसे नए ईस्ट बना सकते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका है। ईस्ट क्या है? एक एकल कोशिका जीव है, एक कोशिक जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। तो उसके जनन की जो प्रक्रिया है उसको मुकुलन कहते हैं। उसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें।
हमें केमिस्ट के पास या फिर बेकरी में से ईस्ट के जो पाउडर होता है वो मिल जाएगा, ठीक है, ड्राई ईस्ट का। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। हमें एक पात्र में जल लेना है और उसमें हमें चुटकी भर ईस्ट को डालना है और उसमें हमें उसके खुराक के लिए 1 चम्मच शक्कर मिलाना है, ठीक है। अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखे कर सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखिए। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र में हम अगर उसको देखेंगे तो हमें एक नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। तो क्या होता है वो देखिए, ईस्ट अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, मतलब ईस्ट अपने में जनन कैसे करता है, ठीक है। तो ईस्ट जो है वो जनन की क्रिया मुकुल द्वारा करता है। वो अपने ही शरीर का एक हिस्सा आगे बढ़ाता है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले वो ऐसा होता है, फिर वह क्या होता है, उसकी शरीर की एक अंग बढ़ने लगती है, ठीक है। फिर वह इस तरह से थोड़ी आगे बढ़ जाती है और अलग हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये 2 बिंदु, और फिर एक नया ही जीव उत्पन्न हो जाता है। मतलब उसने अपने ही शरीर से एक नया जीव उत्पन्न कर लिया, अपने ही शरीर से एक कुछ भाग को बढ़ाया और उसको अपने शरीर से अलग कर दिया और एक नया बच्चा पैदा हो गया। समझे आप लोग? ईस्ट कैसे जनन करता है? ईस्ट एक कोषीय जीव है, उसने अपने ही शरीर को थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ से वो अलग हो गए, तो मतलब कि एक नया जीव उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से ईस्ट कुछ ही घंटों में अपनी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? मुकुल के द्वारा, ठीक है। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको यह जो आकृति है ये बनानी है, याद भी करनी है। और ईस्ट कैसे प्रजनन करता है, जनन करता है, यह भी आपको याद रखना है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्त मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और उनके कोशिका से विलय होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। मतलब कि उसी की कोशिका से अलग होता है, विलय होता है और एक नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। ये नया बच्चा है वो तुरंत परिपक्व हो जाता है, ठीक है, और खुद विलय करने लगता है। ये फिर ये अलग होते, सब अलग होते जाते हैं और खुद बच्चे पैदा करने लगते हैं सभी। तो कुछ ही घंटों में उनकी वृद्धि, उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। नई ईस्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। समझे? तो किस तरह से हम अगर आपको पता है बेकरी में आपकी ब्रेड, जो आप जो ब्रेड खाते हो उसमें ये ईस्ट पनपती है। किस तरह से? तो हम फर्मेंटेशन करने के लिए ईस्ट को मैदे में मिलाते हैं और कुछ घंटे तक वह मैदे का जो उलुआ होता है उसको अलग रख छोड़ देते हैं। कुछ ही घंटों में वो फूल कर डबल हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ईस्ट की संख्या बहुत ही बढ़ जाती है, फर्मेंटेशन हो जाता है। तो इस तरह से ईस्ट जो है कुछ ही घंटों में डबल या ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा अपनी वृद्धि कर सकते हैं मुकुल की प्रक्रिया से, ठीक है। अब हम देखते हैं खंडन की प्रक्रिया, जो अलैंगिक जनन का एक तीसरा भाग है, खंडन, ठीक है। पहला भाग था कायिक प्रजनन, दूसरा था मुकुल और अब तीसरा है खंडन।
आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग की अवपंखी गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। आप कभी तालाब के किनारे गए हो तो आपने तालाब के अंदर शैवाल को देखा होगा। ठीक है, शैवाल जिसको शैवाल का एक नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है? स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। तो आपने तालाबों में या फिर हमारे घर की जो कपड़े धोने वाली जगह होती है जहाँ पर हमेशा टंकी होती है वहाँ पर पानी रहता है, तो आपने वहाँ पर शैवाल को, हरे रंग की शैवाल को उगी हुई तो देखा होगा। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। जब शैवाल को पानी मिलता रहता है और पोषक तत्व उपलब्ध होता है तो क्या होता है, शैवाल जो है वो अपनी वृद्धि करता है। उसकी वो पहले आपको एक दिन थोड़ा सा हरा गुच्छा दिखाई देगा हमारी चौकड़ी में। ठीक है, फिर आप दूसरे दूसरे दिन देखोगे तो वो बढ़कर इतनी हो जा बड़ी बड़ी हो जाती है। पहले आप छोटा सा देखोगे फिर वो बड़ी हो जाती है। मतलब वो खंडन द्वारा अपनी वृद्धि करता है। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, कभी कभी आपने पाया होगा कि हमारी जो नदियाँ होती है या फिर हमारा तालाब होता है पूरा शैवाल से भर जाता है। किस तरह से? तो शुरुआत में कुछ थोड़ी जगह पर शैवाल आती है, उग जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, दो टुकड़े शैवाल के पानी में चले जाते हैं और कहीं दूर जाके ठहर जाते हैं। जहाँ ठहर जाते हैं वहाँ पर नई शैवाल नए नई वनस्पतियों के तौर पर वहाँ पर उग जाती है। मतलब उसके बीज जो है वो फैलते रहते हैं। ठीक है, कैसे? खंड कर, टूट कर उसका जो भाग टूट जाता है वो पानी में बहकर नई जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर जाके अपने एक नई तरह से उगने लगता है। समझे आप लोग? तो इस तरह से जो यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ठीक है, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे ये बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण क्या है? बीजाणु निर्माण क्या है? तो बीजाणु निर्माण जो है वो आपने हमारे घर में कभी डबल रोटी है या फिर आपकी मम्मी लेके आती है ब्रेड, लेकिन वो हम खाते नहीं, वो साइड पर रह जाती है, या फिर एक आध रोटी जो होती है वो किसी डिब्बे में बंद पड़ के रह जाती है, तो क्या होता है उसमें फंगस आ जाती है, फूग उगती है ना, कवक उगती है। तो अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। ठीक है, फंगस। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल जैसे बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं। क्या होता है? जब बीजाणु होते हैं वो निर्मुक्त होते हैं हवा में। जैसे हमारे कोई एक रोटी पर फंगस उग गई और उसमें से उसके बीजाणु उड़ जाते हैं हवा में। ठीक है, क्योंकि वो हवा से हल्के होते हैं और हवा में वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं और वो लंबी दूरी मतलब कि इधर उधर घूमते रहते हैं, दूर तक चले जाते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्राकृतिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। ठीक है, ये जो बीजाणु होते हैं वो बहुत सारी गर्मी या बहुत सारी ठंडी में भी जीवित रह सकते हैं। मतलब उसके जो बीज होते हैं वो हमारे आसपास उड़ते रहते हैं और जैसे ही और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, मतलब उसको कोई बासी रोटी मिलती है या बीज वाला कुछ बीज वाली परिस्थिति मिल जाती है, अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, तो बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर भी फंगस हो जाती है या उग जाती है। अब मॉस है और फर्न, यहाँ पर ये देखिए फर्न, ये पौधा जो है वो फर्न का है। वो भी बीजाणु द्वारा होता है। जनन उसमें कैसे होता है? बीजाणु द्वारा। आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा वो पौधा है जिसमें बीजाणु द्वारा जनन होता है तो आपको लिखना पड़ेगा मॉस
और ये फर्म। ठीक है, अब लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में।